नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आचार्य ई लर्निंग में। आज का विषय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और जिसका आज टॉपिक पे बात करी जाएगी वो है विद्यालय प्रबंधन। विद्यालय प्रबंधन को जानने से पहले थोड़ा सा हम प्रबंधन के बारे में जानते हैं कि प्रबंधन का अर्थ किसी संस्था संगठन में कार्यरत अभिकर्मियों के प्रयासों का इस प्रकार समन्वित उपयोग करना है जिससे संस्था के उद्देश्यों को निर्धारित समय में कुशलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जैसा आप सभी इस बात से सहमत भी होंगे कि यदि कोई भी कार्य सुचारू एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, उसके गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावकारी परिणाम प्राप्त हो, तो इसके लिए प्रबंधन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। अगर हम अपनी डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में क्या होता है, अगर हम कोई भी कार्य को करना होता है तो उसके पहले हम उसकी कार्य योजना बनाते हैं और एक समय अवधि निर्धारित करते हैं कि इस समय अवधि के अंदर हमें इस कार्य योजना के अनुसार हमें इस लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। वो कैसे की जाती है, ये एक हमारा पूरा प्रोसीजर, ये क्या होता है, प्रबंधन होता है। प्रबंधन यानी कि हम उद्देश्य का निर्धारित करते हैं, फिर उसकी योजना बनाई जाती है और उस योजना के लिए हमें एक अवधि निर्धारित की जाती है। उस अवधि में ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति करना आवश्यक होता है। अगर हम बात करें कि कुशल प्रबंधन के लिए आवश्यक कौन कौन सी बातें होती हैं, यही चीज़ कि हमें सबसे पहले हमारा लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए और उसके लिए हमें कौन कौन से संसाधन की जानकारी है, हमें संसाधन कौन कौन से उपलब्ध हैं उसकी जानकारी होनी चाहिए और हमारे साथ जो कार्य करते हैं उन अभिकर्मियों को एक निश्चित कार्य दिया जाना चाहिए जिसमें वो दक्ष हों। ये हमारा सारा प्रोसीजर आता है। अब बात करते हैं विद्यालय प्रबंधन की। विद्यालय प्रबंधन क्या है? विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके अंदर सीमित संसाधनों द्वारा कम समय में कम व्यय के साथ निर्धारित उद्देश्यों की अधिकतम संप्राप्ति सुनिश्चित की जाती है। अब हम सीधे सीधे बात करते हैं कि हमारे कुछ पॉइंट दे रखे हैं इसमें कि सीमित संसाधन, ये यानी कि संसाधन हमारे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा प्रबंधन के लिए हमें संसाधन की जानकारी होना आवश्यक होती है और हमें एक समय निर्धारण और व्यय भी कम हो। भाई ऐसा तो नहीं है कि हम कस के पैसे खर्चे कर देते हैं और हमारा प्रबंधन बहुत अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारा कम से कम व्यय में, कम समय में और एक हमारा जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है उस निर्धारित उद्देश्य की अगर हम संप्राप्ति कर लेते हैं तो वो हमारा प्रबंधन के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं कि हमारे प्रबंधन के लिए हमें डेली रूटीन में प्रबंधन बनाना पड़ता है। डेली रूटीन में हमें अपने कार्यों को अवलोकन करना होता है। वो कार्य कौन कौन से होते हैं कि हमें सब डेली कार्य योजना का निर्माण करना होता है। छात्रों को सकारात्मक पुनर्बलन द्वारा अभिप्रेरण करना होता है, मतलब मोटिवेट करना होता है। विषयानुसार शिक्षण अधिगम सामग्री के बारे में निर्णय भी लेना होता है। और एक चीज़ और होती है कि हमें समय समय पर छात्रों की जांच भी या निरीक्षण भी करनी आवश्यक होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारा प्रबंधन प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में, दोनों तरीके से। ठीक है, जैसे हमने बताया कि अपने डेली रूटीन में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि कार्य योजना का निर्माण करना होता है। कार्य योजना का हमने निर्माण किया, फिर क्या किया, छात्रों को हम डायरेक्टली मोटिवेट करते हैं। किसी भी प्रकार का डिमोटिवेशन उनके अंदर नहीं होना चाहिए, किसी भी विषय को लेकर उनके अंदर डर नहीं होना चाहिए और किसी भी विषय के जैसे आजकल बच्चे बहुत मैथ से डरने लगते हैं या इंग्लिश से डरने लगते हैं, तो हमें उन विषयों के प्रति उनको जागरूक करना होता है और उनको अभिप्रेरित करना होता है, नए नए तरीकों से उनको पढ़ाने के लिए अपनी एक कार्य योजना का निर्माण करना होता है। और हम टीएलएम कैसा यूज़ करते हैं, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कौन से विषय के लिए कौन सा टीएलएम हमें यूज़ होना चाहिए, कौन सा टीएलएम हमारे लिए उपयोगी होगा जिससे अधिक से अधिक संप्राप्ति हो सके। और हमें अपने कार्यों का निरीक्षण भी करते रहना चाहिए। हम अपने कार्यों का निरीक्षण नहीं करेंगे तो हमें ये भी प्राप्त नहीं होगा कि हमने अपने इस इतने समय में हमने जो कार्य योजना बनाई थी कि हम उसके अनुरूप चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब बात करते हैं प्रबंधन की प्रक्रिया की। विद्यालय प्रबंधन की प्रक्रिया में हमारे 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं: योजना, संगठन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण और निर्णयन। जैसे कि बात करेंगे योजना की, बिना योजना निर्माण के कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। हमने बताया ना कि अगर हम कोई भी कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए योजना बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे कि योजना बनानी कैसी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या होता है कि हमें विषय वस्तु कैसे पढ़ाई जानी चाहिए, इसका निर्णय हमारा होना चाहिए, इसका समावेश होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हम पाठ योजना कैसे बनाएं, इसका समावेश होना चाहिए। फिर बात आती है कि पूरे सत्र के लिए पाठ सहगामी क्रियाकलापों की भी योजना हमें बनानी चाहिए।
अब बात करते हैं कि संगठन की। संगठन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विद्यालय की अगर बात करें तो केवल एक अध्यापक या एक प्रधानाध्यापक किसी भी कार्य को विद्यालय को एक अच्छे स्तर तक ले जाने के लिए सफल नहीं हो सकता। जब तक उसका पूरा स्टाफ, जब तक उसके सारे अध्यापक, सारे कर्मचारी एक साथ होकर एकजुट में कार्य नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई संप्राप्ति प्राप्त नहीं होगी। यानी कि विद्यालय एक ऐसी संस्था है जहाँ शिक्षण कार्य प्रभावकारी एवं निपुणता के साथ संपन्न होता है। इससे सभी लोग एक साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं। मैंने बात करी ना कि एक साथ मिलजुल कर ही कार्य करना ही इस प्रबंधन की सबसे, इस प्रक्रिया का अगर हम इसका प्रयोग करेंगे तभी हम अपने संप्राप्ति को प्राप्त कर सकेंगे। जैसे कि हम लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का निर्धारित करना, हम एक साथ मिलकर हम सारे लक्ष्य और उद्देश्यों को निर्धारण करना होता है। फिर क्या होता है कि हम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्रियाओं की पहचान करना कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें ये क्रिया करनी होगी, और उस क्रिया में व्यक्ति विशेष को हम निर्धारित करना कि हम इस क्रिया के लिए ये व्यक्ति बहुत ही अच्छा है, तो हमने उसको इसके लिए निर्धारित कर दिया। ये नहीं कि हमने किसी और को उसके लिए कर दिया, उसको इसके लिए कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक हम समय अवधि में हम एक कुशल प्रबंधन नहीं बना सकते उस चीज़ का। फिर बात करते हैं निर्देशन। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है निर्देशन। अगर हम योजना संगठन की बात करें तो बिना निर्देशन के ये असफल हो जाते हैं। यानी कि निर्देशन एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जो एक नेतृत्वकर्ता होता है वो निर्देश देता है, उसको निर्देश देना चाहिए कि वो हर व्यक्ति को एक प्रेरित करते रहना चाहिए और सारे उत्तरदायित्व का निर्धारण करना चाहिए और क्रियान्वयन के लिए निर्देश देना ही समाहित होना चाहिए। फिर बात करते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन से याद आ गया, संदीप माहेश्वरी सर बहुत ही रेस्पेक्टेड सर हैं, जिन्होंने मतलब लोगों को मोटिवेट किया है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए लोगों से साथ। और सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है कि मोटिवेशन कि हम यह चाहते हैं कि लोग निर्धारित दिशा में कार्य करें, तो अभिप्रेरण इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी कि अगर हम डायरेक्शनल वे में अगर हमारी मूवमेंट है, उसके लिए हमें प्रेरणा बहुत ज़रूरी है। हम कुछ समय के लिए हम किसी कार्य को बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अगर वही कार्य हमें लंबे समय अवधि के लिए करना होता है तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, उस कार्य को करने में अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम अभिप्रेरित होते रहना चाहिए। और ये अभिप्रेरण हम छात्रों के लिए भी है, शिक्षकों के लिए भी है, सभी के लिए एक साथ है। अगर हम बात करें कि हमें किसी भी कुछ बातें हैं जो हमें थोड़ी ध्यान से देनी होती हैं कि किसी भी बच्चों के कमियां नहीं बतानी चाहिए, उसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, कमियां नहीं गिनानी चाहिए उसकी, और उसका प्रशंसा और प्रोत्साहन हमेशा करते रहना चाहिए। छात्रों को सामूहिक चर्चा के लिए प्रेरित करना चाहिए और उनके साथ अपनी भी सहभागिता दिखानी चाहिए। छात्रों की समस्या का उत्साहपूर्वक तरीके से समाधान भी करना चाहिए। अब पॉइंट आता है नियंत्रण। तो नियंत्रण में क्या होता है, नियंत्रण नियोजन एवं कार्य निष्पादन के मध्य अंतर होता है। मतलब हम जो योजना बनाए हैं और हमने जिस कार्य को फिल्टर, निष्पादन मतलब होता है फिल्टर, यानी कि अगर हम जिस कार्य को करने के लिए सेलेक्ट किया है उस कार्य को कैसे नियंत्रित करते हैं। यानी कि सीधे सीधे बात ये करेंगे कि अगर प्रभावकारी नियंत्रण है तो उसके लिए हमें उद्देश्य प्राप्ति तो हो गई, उसका हमने नियोजन मतलब कार्य योजना बना ली। फिर जितना उद्देश्य हमने प्राप्त कर लिया है उसका सतत परिमापन भी करते रहना चाहिए। नियोजन और वास्तविक प्राप्ति की तुलना भी होती रहनी चाहिए। अवरोध के लिए सामूहिक प्रयास भी करने चाहिए अगर किसी में अवरोध आता है। फिर कार्य निष्पादन में सुधार के लिए एक कदम उठाना चाहिए। मतलब अगर कोई कार्य हमारा अधूरा रह जा रहा है तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाने चाहिए। अब बात करते हैं निर्णय यानी कि डिसीजन। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है डिसीजन। अगर हम निर्णय लेने की या चुनाव करने की क्षमता नहीं है हमारे अंदर तो हमारा पूरा प्रबंधन प्रक्रिया असफल हो जाती है। यानी कि अगर हमें बहुत सारे ऐसे नॉर्मली लाइफ में देखते हैं कि हमें बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हमें ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए, इसमें से कोई एक चुनाव करना चाहिए, कौन सा बेहतर होगा कौन सा बेहतर नहीं होगा। इसीलिए इसमें क्या होता है कि एक निर्णय लेना बहुत ही आवश्यक होता है। कई विकल्पों में से एक उचित विकल्प का चुनाव करना,
ठीक है, ये हमारा एक इस निर्णय के अंतर्गत आता है। तो ये हमारे प्रबंधन प्रक्रिया की 6 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनको हमने स्पष्ट किया आप लोगों के लिए। फिर बात करते हैं विद्यालयी संसाधन। विद्यालयी संसाधन कौन कौन से होते हैं? विद्यालयी संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: मानवीय संसाधन, भौतिक संसाधन और वित्तीय संसाधन। इस संसाधन पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टू सब्सक्राइब आचार्य ई लर्निंग, लाइक एंड शेयर द वीडियो, और जिससे लोगों को हमारे बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।